नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में एक मुद्दा है कि क्या अंग्रेज़ों ने भारत को कोई प्लान करके या जानबूझ के जीता, या भारत आए और भारतीयों की ऐसी प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने भारत को जीत लिया। जॉन सीले एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, कॉलोनियल इतिहासकार हैं। उनका कहना है कि ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया, मतलब ब्रिटिश को पता भी नहीं चला और भारत की विजय उन्होंने कर ली। भारत को जीतने के लिए न तो उनको कोई एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी पड़ी, न ही कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े, न ही बहुत ज़्यादा सैनिकों को इकट्ठा करना पड़ा। भारत की परिस्थितियां ऐसी थी कि खुद भारतीय सपोर्ट देते गए, खुद भारतीयों ने उन्हें जीतने का कारण दिया और इन सब के फलस्वरूप फाइनली भारत की वो विजय भी कर सकें। लेकिन ये एक डिबेटेड टॉपिक है। वहीं दूसरा एक पहलू है जो कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है, राष्ट्रवादी इतिहासकार, उन इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, भारत को जीतने के लिए जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी थी उसी दिन उसकी प्लानिंग हो गई थी कि अब भारत को चलना है और उसमें अपना उपनिवेश स्थापित करना है। संपूर्ण भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मोती बनाना है। यानी कि एक साइड कहता है कि हम ब्रिटिश लोग भारत को बिना किसी प्लानिंग के जीतें। दूसरा साइड कहता है कि नहीं, जब से आप यहाँ आए तब से आपका प्लान जीतने का था और एक एक करके आप स्ट्रैटेजीज अपनाते गए और फाइनली भारत को अपना पूरा गुलाम बनाए। अब इन दो पक्षों के बीच में सत्य कहाँ है, इतिहास लेखन में ये एक चुनौती बनता है। वस्तुतः ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ हैं। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन का आइडिया है कि उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के भारत को जीत लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। भारत जैसा विशाल डाइवर्स कंट्री जिसमें टीपू सुल्तान से लेकर मराठाओं का शासन था, उसको इतना आसानी से, इतना अनप्लान्ड वे में कभी नहीं जीता जा सकता। दूसरी तरफ ये कहना कि जब कंपनी आई तब कंपनी को जीतने का इरादा था, ये भी गलत है। इसके गलत होने के पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहले कि जब 1599 ईस्वी या 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल थी ही नहीं कि उस शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, वस्तुतः उस समय अकबर का शासन था, अकबर के शासन के समय ब्रिटिश आए और भारत को जीत सकें। ये उस समय की संभावना ब्रिटिश साम्राज्य को दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। खुद टॉमलिंसन करके एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, टॉमलिंसन का कहना है कि जो इंडियन तीरंदाज थे वो 3 टाइम्स स्पीड से, 3 गुनी स्पीड से अपने तीर चला लेते थे बनस्पत जो ब्रिटिश बंदूकें थी। तोड़ेदार जो बंदूकें आती थी फ्लिंट लॉक की, उन बंदूकों से बारूद को छोड़ना, एक फायरिंग करिए, आप लोग मूवीज़ में देखे होंगे, एक फायरिंग के बाद बंदूक तोड़ के उसमें बारूद डाल के फिर उसको पंच करके फिर क्लोज करके फिर फायर करना होता था। ये बहुत ही लॉन्ग प्रक्रिया थी। मिलिटरली भी ब्रिटेन इसके कारण भारत से पीछे हो जाता है। यही कारण है कि आप देखते हैं इवन औरंगजेब के समय जब इन्होंने धृष्टता दिखाई अंग्रेज़ों ने, तो औरंगजेब ने भी इनको पनिश किया तो जाके फाइनली इनको फीवर आइलैंड पे छुपना पड़ा था, आसरा लेना पड़ा था। तो मिलिटरली भी पावरलेस थे, इकोनॉमिकली भी भारत से सशक्त नहीं थे। भारत उस समय एक तरह से कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन में चल रहा था, चारों तरफ से फंड्स फ्लो करके भारत में आ रहे थे। राल्फ फिंच एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ही है, उसका कहना है कि जो दिल्ली है वो पेरिस की 3 गुनी है। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो कॉलोनियल पावर थे, पेरिस और लंदन, उनसे 3 गुनी बड़ी दिल्ली हुआ करती थी। उसका ये भी कहना है कि दुनिया में चांदी कहीं भी फ्लो करती है और बहते बहते अंत में सोने चांदी के दलदल, जो मार्स इसको दलदल कहता है भारत को, सोने चांदी का, इसमें आके वो चांदी फंस जाती थी। यानी दुनिया में कहीं भी संपत्ति हो, संपन्नता हो, वो संपन्नता आके फाइनली भारत में ही रुकती थी।
तो इतना रिच, इतना पावरफुल नेशन को पराजित करने का सपना ब्रिटेन उस समय देख नहीं सकता था। दूसरा इसका कारण था कि जब ब्रिटेन 1600 में कॉमर्स के लिए आता है, कॉलोनियलिज्म का टाइम है, लेकिन उस समय एकमात्र ब्रिटेन था, थोड़ा बहुत फ्रांस था और थोड़ा डच वगैरह थे, हॉलैंड वगैरह। तो 4-5 कंट्रीज थे, कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, सीरियस कंपटीशन बिल्कुल नहीं था। ब्रिटेन के लिए बड़ा इजी था इनका कंपटीशन हटा के अपना व्यापार करना। तो इस कारण से ब्रिटेन को कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी कि वो भारत पर प्रत्यक्ष कब्जा करे 2000 किलोमीटर दूर से, जब टेक्नोलॉजी भी बहुत पिछड़ी हुई थी, न टेलीफोन था न रेलवे था। वहाँ से शासन करने की सोचना ब्रिटेन के लिए मूर्खतापूर्ण था। तो इसलिए ब्रिटेन यहाँ प्रत्यक्ष शासन की बात उस समय सोच भी नहीं सकता था। ब्रिटेन का लिमिटेड इंटरेस्ट था, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, औद्योगिकरण न होने के कारण ब्रिटेन मूलतः भारत से मसाले वगैरह, कुछ कीमती धातुएं वगैरह यही सब ले जाता था। तो मसाले, कीमती धातुएं ये सब ले जाके उसको इतना ये कीमती नहीं थी कि इसके लिए किसी राज्य पे कब्जा करे, इसके लिए अपने लाखे सैनिकों को शहीद करे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार करे जिसके कारण वो इन मसालों को पा सके। सिंपली वो कुछ कॉइन्स देता था और वो मसाले वैसे ही जाके 50 गुने 60 गुने कीमत पे ब्रिटेन में बिकते थे। तो बहुत ज़्यादा कब्जा करके ऐसा नहीं है कि कोई रिवॉल्यूशनरी फ़ायदा होने वाला था। तो ये 3-4 कारण थे जिसके कारण ब्रिटेन 1600 में इनिशियल अपने फेज़ में कभी भी भारत पे प्रत्यक्ष अधिकार की बात नहीं सोच सकता था। तो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का ये तर्क है कि ब्रिटिश इनिशियली भारत पे कब्जा करना चाहते, तो उसको इन 3-4 तर्कों के द्वारा आप खंडित कर सकते हैं कि नहीं, वो इनिशियली कब्जा नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कब्जा तो हुआ। कब्जा तो हुआ, इनिशियली उनकी प्लान नहीं था। तो क्या पूरा अनप्लान्ड था? नहीं, विथ टाइम चीज़ें बदलती हैं। अब जैसे देखिए कोर्स कहाँ चेंज होता है, जहाँ से ब्रिटेन को लगता है कि अब भारत पे हमें प्रत्यक्ष अधिकार कर लेना चाहिए। ये आप देखेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज़ में ही कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। सबसे पहले कि आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है तो ब्रिटेन का एक पावरफुल कॉम्पिटिटर आ जाता है अमेरिका के रूप में, और हर कॉलोनी पे अमेरिका अपना दावा करता है। जर्मनी भी उस समय तक पावरफुल ज़्यादा हो चुका रहता है, जर्मनी का एकीकरण हो चुका रहता है। तो इस कारण से लगभग प्लासी के समय तक 1750 से लेकर 1770-80 तक 70s में ब्रिटेन और इटली का एकीकरण होता है, अमेरिका का की स्वतंत्रता मिलती है। तो 80s में आकर ब्रिटेन के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है कि अपने कॉलोनीज़ को बचाए कैसे। यदि उस कॉलोनीज में अमेरिका, जर्मनी पावरफुली घुस गए, नेपोलियन के अंतर्गत फ्रांस चल रहा था, यदि वो लोग प्रवेश कर गए तो खुद ब्रिटेन को ही बाहर कर देंगे। तो एक बहुत ही टफ कंपटीशन का माहौल क्रिएट हो गया था 18वीं सदी के समाप्ति तक, जब वेलेस्ली का शासन आता है। इस टफ माहौल में ब्रिटेन को लगा कि यदि अपने कॉलोनीज को स्ट्रॉन्ग करना है तो वहाँ के पॉलिटिकल सेटअप पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके पॉलिटिकल सेटअप पे कंट्रोल करने के लिए वो जो पहले निष्पक्ष था, निरपेक्षता की नीति अपनाता था, आइसोलेशन की पॉलिसी थी, अब वो अपनाना छोड़ दिया। वो यहाँ अपने फ्रेंड्स बनाने लगा, अपने जो कमज़ोर राज्य था उनको एक तरह से सपोर्ट देता था मिलिटरली, जो ब्रिटेन को अपने यहाँ आने देते थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ब्रिटेन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लगा। उसी का परिणाम आप देखते हैं बक्सर के रूप में हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई इनिशियली, फिर उसके बाद उसने सहायक संधि की प्रथा शुरू की। सहायक संधि की प्रथा एक ब्रॉडर ब्रिटिश पॉलिसी का पार्ट था। उस पॉलिसी को कहा जाता था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की पॉलिसी, घेरे की नीति। यानी वो अपने शत्रु राज्यों को, जो फ्रांस को सपोर्ट करते थे, डच को सपोर्ट करते थे, ऐसे जो भी शत्रु राज्य हैं उन शत्रु राज्यों को वो अपने मित्र राज्यों से घेर देना चाहता था। उस घेरने के लिए ही वेलेस्ली ने सहायक संधि लाई। इस सहायक संधि की 4-5 बातें थी, आप लोग सभी लोग पढ़ते होंगे। उसमें फॉरेन पॉलिसी ब्रिटेन अपने कब्जे में कर लेता था, उसके लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था, वो जाता था और किंग को बताता था कि नहीं, अब फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पे दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध को ऐसे
मोल्ड करें, ऐसे एनालाइज करें, ये स्टेप्स लें। दूसरा, एक रेजिमेंट रखती थी, एक सेना रहती थी, यानी ब्रिटिश सेना रहती थी जिसका खर्च वही राज्य उठाएगा, जिसकी सुरक्षा के लिए वो सेना रखी जानी है। तो ऐसे करके वो शर्तें थी, यानी कि दूसरों के खर्च में ब्रिटिश सेना संपूर्ण भारत में फैल गई। लेकिन काम इससे भी नहीं बना, तब तक आ गई फ्री ट्रेड की पॉलिसी और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। तो वह ब्रिटेन जिसे सिर्फ मसालों की आवश्यकता थी, अब उसे मार्केट भी चाहिए और रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल में उसको मसाले के साथ साथ अब कॉटन चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल में वो लेके जाता था। आयरन ओर हो गया या फिर कोल हो गया, ये सारी चीज़ें वो लेकर ब्रिटेन के कारखानों में जाता था और ब्रिटेन से तैयार माल को वो लाके भारत के बाज़ारों में उसे खपत करना था। अब चूँकि भारत के बाज़ारों में खपत करना है तो दो चीज़ें हैं कि जो इसके अगेंस्ट स्टेट्स होंगे वो उसको ट्रेड का राइट नहीं देंगे, तो चूँकि ट्रेड का राइट नहीं देंगे तो बेचेगा कैसे। तो अगेंस्ट स्टेट्स को उसने सोचा कि अब ख़त्म ही कर दो। तो उसकी पॉलिसी आती है सबऑर्डिनेट बनाने की, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, व्यपगत का सिद्धांत आया। उसके तहत जिस राज्य का वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था उस राज्य को ब्रिटेन अपने कब्जे में ले लेता था। इसके साथ ही युद्ध के द्वारा भी, अन्य माध्यमों से भी ब्रिटेन लगातार राज्यों को कब्जे में लेता रहा। इसी चरण में मराठा साम्राज्य का पतन पूर्णतया हुआ। टीपू सुल्तान के तहत मैसूर का साम्राज्य मिला लिया गया और भी बहुत सारे साम्राज्य ब्रिटेन के अंतर्गत मिला लिए गए। लगभग देखते ही देखते ब्रिटेन संपूर्ण भारत का डिफैक्टो शासक बन गया। तो अब दूसरा उसको था, यही वो फेज था अपना मार्केट फैलाने के लिए कि वो ब्रिटेन के लोगों को वो कल्चर दे जिसके जरिए वो ब्रिटिश गुड्स के कंज्यूमर बने। जाहिर सी बातें हैं, भारत का जो संस्कार था वो संस्कार ब्रिटेन की चीज़ें, सूट बूट और अन्य जो भी चीज़ें थी उसको एडॉप्ट नहीं करता। तो इसके लिए यहाँ कल्चरल चेंजेस लाए गए। वो कल्चरल चेंजेस आप लोग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट और अदर वेज में देखेंगे। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशन हुए, कानून बने, उन सब कानूनों के द्वारा ये सब किया गया। तो आप इस तरह से देखिए, स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करिए। तो वो ब्रिटेन जो एक पावरलेस एम्पायर था भारत के बनस्पत, जो भारत पे उस समय कब्जा नहीं कर सकता था, जब उसकी परिस्थितियाँ बनी वो पावरफुल हुआ। भारत की तुलना में भारत में साम्राज्यों का उस समय पतन हुआ। साथ ही वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, गुड्स और कमोडिटीज़ को सेल करने की बाध्यता थी, रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, कंपटीशन आ गया, उसने प्लान वे में भारत को लिया। तो आपका स्टैंड हमेशा होगा एग्ज़ाम में या जहाँ भी कि इनिशियली ब्रिटेन का कोई भी प्लान्ड आइडिया नहीं था इस पर कब्जा करने का, लेकिन लेटर ऑन वो प्लान्ड वे में भारत पे कब्जा किया। तो जो सत्य है, जो फैक्ट है, वो कहीं ना कहीं जो इनिशियल टू आइडियोलॉजीज़ आपको हमने बताई थी उसके बीच में है। यानी तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। आई थिंक इट इज़ अ गुड हेल्दी डिस्कशन अबाउट द ब्रिटिश imperialism on India. Okay, thank you.